साथियों, आजकल एक विषय बहुत चर्चा में रहा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह विषय जितना चर्चा में रहा उससे कहीं ज्यादा विवादों में। राजनीतिक दलों की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, वहां से कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिला हो, पर छात्र संगठनों एवं शिक्षक संगठनों द्वारा इस पर विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और भारी विरोध प्रदर्शन के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्टे लगाना पड़ा और 19 मार्च को रिव्यू की डेट दे दी गई। आप सभी जानते हैं, कोई भी कानून बनता है तो संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह एक एक्ट कानून का रूप लेता है। परंतु यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक ये कहां पीछे के दरवाजे से एक एक्ट आ जाता है और भारी विरोध प्रदर्शन होता है। चलते हैं इसकी गहराई में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। मित्रों, यूजीसी आज जिस प्रारूप में है, पूर्व में इस रूप में नहीं था। उसमें समय समय पर बदलाव किए गए हैं, चाहे उसमें महत्वाकांक्षा कुछ भी रही हो। 1925 में इसे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कहा जाता था। तब ये विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया था। उस समय इसको औपचारिक मान्यता या अनुदान देने का अधिकार नहीं था। फिर 1945 में इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कर दिया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के विश्वविद्यालयों को अनुदान या ग्रांट देने और उसकी निगरानी रख रखाव के लिए बनाया गया। फिर देश आजाद होने के पश्चात 1947 में इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती है और देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इसे कर दिया गया। अब आजादी के बाद बदला क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का उद्घाटन किया जाता है। 28 दिसंबर 1953 को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका बढ़िया से उद्घाटन किया जाता है। और कुछ ही समय बाद 1956 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, यूजीसी। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटीज को अनुदान जारी करने, उनके रख रखाव, उनके निरीक्षण एवं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। ये इतनी बड़ी कृपा हो गई थी कि अब यूजीसी को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए बार बार संसद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिसका ज्वलंत उदाहरण यूजीसी 2026 के नियम आपके सामने है। भारत के समस्त पाठ्यक्रमों में देश के इतिहास को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री के मंशा पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और विशेषज्ञों ने इन आरोपों को तथ्यात्मक दृष्टि से उचित भी ठहराया है। इस विषय में फिर कभी वीडियो आएगी, पर आज की बात यूजीसी पर। साथियों, यूजीसी में 2026 में जो बदलाव हुए हैं वो इतने आपत्तिजनक और खतरनाक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही वो 3C की हो रही है। ये जो 3C है, ये केवल ओबीसी, एसटी और एससी से भेदभाव की बात करता है। इस बदलाव के अंतर्गत यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि भेदभाव केवल ओबीसी, एसटी और एससी के साथ ही हो सकता है। इसलिए इसे सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी कहा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रूढ़िवादी कहा, जो कि तथ्यात्मक दृष्टि से दृष्टिहीन है। इसके अंतर्गत यह मान लिया गया कि जो जातिगत भेदभाव होगा वह सवर्णों के द्वारा ही किया जाएगा, सामान्य वर्ग के द्वारा ही होगा। और यहां पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि भेदभाव हो रहा है तो उसका आकलन किस प्रकार किया जाएगा। क्या वो भेदभाव आर्थिक भी हो सकता है? क्या वो भेदभाव सामाजिक भी हो सकता है? या अन्य कोई विषय भी हो? उन सब पर ध्यान न देकर सिर्फ
इस बात पर ध्यान दिया गया कि जातिगत आधार पर ही भेदभाव होगा। और इससे भी बड़ा विवादास्पद यह है कि इसमें एक पक्ष के लिए सफाई देने अथवा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं करे गए। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटीज में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। यदि कोई किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगा देता है कि इस व्यक्ति ने उस पर जातिगत टिप्पणी की है अथवा भेदभाव किया गया है, तो यहां पर मुश्किल वाली बात यह है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसे यह सिद्ध नहीं करना है कि उसके ऊपर भेदभाव हुआ है या नहीं हुआ है। सिद्ध उस व्यक्ति को करना है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। और यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। 24 घंटे के अंतर्गत बैठक होगी और 15 दिनों के अंदर यह रिपोर्ट तलब करनी है, जिसे बिल्कुल एक तरफा माना गया। अब जहां बात हो रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यह समाज से समाप्त होना चाहिए, 2026 के इन प्रावधानों के बाद रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की आशंका बढ़ गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। साथियों, इस बिल को विभिन्न शिक्षा संस्थानों, शिक्षक संगठनों, छात्र संगठनों एवं विभिन्न वर्गों द्वारा सनातन विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी इसलिए भी कहा गया क्योंकि यह दोनों भाइयों को आपस में जाति के नाम पर लड़ा रहा है। हमारे सिस्टम में, हमारी सरकारों के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो ये तय कर सके कि भेदभाव जाति आधार पर ही हुआ है। इसलिए भी ये विवादास्पद है। यह नियम विभेदकारी है, दो वर्गों के बीच मतभेद और झगड़े को बढ़ाएगा। और मैं अपने उस वंचित वर्ग के माताओं, बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा कि उन्हें सिस्टम से और सरकार से यह प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए कि आज देश को आजाद होने के 77 साल के बाद भी उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता हो रही है। क्यों वो लोग अब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए? रिजर्वेशन तो तब से मिल रहा है, परिवर्तन हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। ग्राउंड में तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। यदि ये सच है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि 77 साल बाद भी आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। क्यों एक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया जाता कि वह वंचित वर्ग के लोग भी स्वावलंबी और पुरुषार्थी बन सके और मुख्य धारा से जुड़कर देश की प्रगति में बराबरी का साथ दे सके। परंतु हमारे नेताओं द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। आपत्तिजनक नियमों के समर्थन में कई नेता फिजूल बयान दे रहे हैं कि नियम वापस लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब बातें बिना सिर पैर की हैं। यह समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समुदायों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और एक समुदाय ऐसा है जो इस विषय में चुप बैठा है। वह मौका देख रहा है कि दोनों भाइयों को लड़ने दो, जो भी हारेगा फायदा तो उसका ही है। वह समझ रहा है जो हारेगा उसके हक हकूक में छीन लूंगा। छीन क्या लेगा, वो मिलना ही उनको है। फिर 2026 में यूजीसी में जो प्रावधान किए गए हैं, यदि समय रहते इनमें परिवर्तन न किया गया तो यह भारत के लिए एक बहुत ही विनाशकारी होगा। जो एक बातें चल रही हैं कि 1947 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, वह तो बहुत दूर की बात है। जिस स्थिति में आज हो वहां भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जो नियम बने हैं इनके दुष्परिणाम इतने घातक होंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि पूर्वजों ने कौन सी बड़ी गलती कर दी। इससे जो पीड़ित वर्ग होगा, उनके माता पिता अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजने से डरेंगे। उनके मन में हमेशा यह आशंका उन्हें डराते रहेगी कि कहीं उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कहीं इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। असामाजिक एवं शरारती तत्व हर वर्ग में होते हैं। किसी के मन में खुराफात आई, उन्होंने बोला यार बच्चा टॉप कर रहा है, इसको अच्छी तरह टॉप कराते हैं। शिकायत कर दी इक्विटी कमेटी के पास, बस अब टॉपर गया जेल में, और जब तक जेल से बाहर आएगा तब तक ओवरेज हो जाएगा। इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ेगी और ये डर समाज में इस तरह फैलेगा
कि देश से ब्रेन ड्रेन होगा। बच्चा चले जाएगा अमेरिका, वो जो जिज्ञासु बच्चे होंगे, जो क्रीम होगी, वो क्यों पढ़ेगी यहाँ? वो फॉरेन में जाके पढ़ेगी, और जब वो वहां पढ़ेंगे तो फिर वहीं के रह के हो जाएंगे। वो क्यों आएंगे यहाँ? वहां उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पर योग्यता देखी जाती है, वहां जाति नहीं पूछी जाती। परंतु यहां पर तथाकथित नेताओं द्वारा ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि जाति पूछकर नौकरी मिलती है। एक बच्चा अबव 90% लाकर भी IAS की परीक्षा से बाहर हो जाता है, और एक DM साहब का बच्चा है, वह 43% लाकर भी परीक्षा पास कर लेता है। पिता DM है, फिर भी रिजर्वेशन मिल रहा है। इससे बड़ा अजूबा पूरी दुनिया में और कहां होगा? साथियों, वस्तुतः जो आरक्षण है यह एक दीमक है। नियमों में परिवर्तन नहीं किए गए तो निश्चित रूप से भारत से ब्रेन ड्रेन होगा। जो समर्थ लोग नहीं होंगे उनका माइंड ड्रेन हो जाएगा। वही स्थिति हो जाएगी। एक मुहावरा था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उस बच्चे की वही स्थिति हो जाएगी जो बाहर नहीं जा सकेगा। पूरे देश में लगभग 43.3 मिलियन विश्वविद्यालय है। लगभग 4.33 करोड़ विश्वविद्यालय हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय सभी सम्मिलित हैं। जिसमें जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुई है 378 है, जो कि एक बहुत छोटा आंकड़ा है। और इनमें भी, और कोर्ट का कहना है कि इनमें भी कई शिकायतें छूटी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि UGC द्वारा ये जो प्रावधान किए गए हैं, इनमें क्या चूक हुई है, या लापरवाही है, या फिर कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं छिपी है? फायदा सभी दलों को है, क्योंकि जितने पैसे में मार्केट में एक पानी की बोतल नहीं मिलती, उतने ही पैसे में पार्लियामेंट में 56 प्रकार के भोग की एक भोजन की थाल मिल जाती है। और सभी नेताओं ने, सांसदों ने इसका समर्थन किया। इसलिए यह सब प्रश्न स्वाभाविक है। जिस तरह से 13 जनवरी 2026 का ये एक्ट सामने आया है, 30 सदस्य थे इस कमेटी में, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, और दिग्विजय सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन इस कमेटी में बीजेपी के सांसद अधिक थे, कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, CPM के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, RJD के भी थे। देश की सभी पार्टियों के सदस्य इस कमेटी में थे। एक बहुत बड़ी लिस्ट है इनकी। इतना सब मैं इसमें दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन उन सब में किसी के मन में विचार नहीं आया कि ये चूक कहां हो रही है। तो इसलिए प्रश्न उठते हैं, क्या विषय राजनीतिक तो नहीं है? ये जो परिवर्तन हुए हैं, ये एक लापरवाही है या कहीं फिर राजनीतिक है? इस विषय में आज इतना ही। बहुत जल्दी आपके सामने फिर आऊंगा।